बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बद चालान आवारा लड़की काम कर। चची ने मुझे मेहमानों के सामने थप्पड़ मारा। जिल्लत से मैं सर झुका गई। मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे। चचा ने धोखे से घर और कारोबार अपने नाम कर लिया और चची मुझे मुलाजमा से भी बदतर तरीके से रखने लगी। लेकिन जब चचा का बेटा अब्बास बाहर मुल्क से पढ़कर आया तो वो मुझ पर आशिक हो गया। मैं समझी कि अब जिंदगी बदल जाएगी, पर उसने भी मुझे रुसवा करके छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर से भाग गई और यतीम खाने में रहने लगी। 3 साल बाद अब्बास वहां खैरात करने आया तो सबको कहने लगा, दुआ करो कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए। पर जो ही उसकी नजरें मेरी आंखों पर पड़ी, ये कपड़े जल्दी इस्त्री कर दे, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ईमान अपने कपड़े मेरी तरफ उछालती हुई चली गई थी और मैं बस उसे बेबसी से देखती रह गई थी। मैं जल्दी जल्दी नाश्ते का काम निपटाकर खुद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने कमरे में आई थी कि उसने मुझे अपने कपड़े थमा दिए थे। ईमान मेरे चचा की बेटी थी और उम्र में मुझसे साल भर छोटी थी, लेकिन जब से मैं उनके घर रहने लगी थी मुझ पर यूं रूप झाड़ती थी जैसे मैं घर की नौकरानी हूं और मुझे मजबूरन उसकी हर बात माननी ही पड़ती थी। घर भर की लाडली थी वो, उसे जरा सा कुछ कह दिया जाता तो खैर नहीं होती थी। मैंने बेबसी की हालत में ही उसे कपड़े इस्त्री कर दिए और खुद भी जैसे तैसे जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकली थी। मैं सड़क पर खड़ी रक्शे का इंतजार कर रही थी जब घर का गेट खुला और ईमान तेजी से गाड़ी मेरे सामने से गुजरती हुई चली गई थी। ईमान के पास अपनी गाड़ी थी जो चचा ने पिछले साल ही उसे दिलाई थी और मैं पैदल या फिर बसों के धक्के खाती रहती थी। यही तो मेरी जिंदगी थी जिससे लड़कर मैं आज यहां तक पहुंची थी। मैं जिस हालत में अब थी, मेरा बचपन उससे अक्सर मुख्तलिफ था। मेरे अब्बा का कपड़े का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था जिसकी वजह से घर में पैसे की बहुत रेल पेल थी। अब्बा ने अपने दम पर एक छोटी सी दुकान से पूरी टेक्सटाइल कंपनी बना डाली थी और शहर के जाने माने लोगों में अब्बा का नाम गिना जाता था। मेरे दादा ने विरासत में सिवाय अपने घर के कुछ नहीं छोड़ा था, जिसको बेचकर मेरे अब्बा और चचा ने अपना अपना हिस्सा रख लिया था। मेरी अम्मा हर कदम पर मेरे अब्बा के साथ चलने वाली और उन्हें सपोर्ट करने वाली औरत थी। इसीलिए उन्होंने अब्बा को कारोबार का मशवरा दिया और छोटे से किराए के घर में गुजारा कर लिया। और जब वो कारोबार फला फूला तो एक बहुत शानदार घर अब्बा ने अम्मा को बना कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ चची एक निहायत लालची और अजीब सी औरत थी। दादा का घर बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने चचा को बिजनेस नहीं करने दिया बल्कि घर खरीद लिया। दादा की छोटी सी विरासत से मेरे अब्बा ने प्रोडक्टिव काम किया और खूब पैसा बना लिया और चचा सिर्फ एक घर बनाकर नौकरी ही कर रहे थे सुबह शाम। अब्बा ने चचा के हालात देखते हुए उन्हें अपने पास अभी तनख्वाह पर नौकरी दे दी थी और यूं चचा हमारी कंपनी में काम करने लगे थे। मैं 7 साल की थी जब एक रोज अम्मा का एक तकरीब में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों दुनिया से चले गए थे। अम्मा अब्बा गए तो साथ में मेरी खुशियां और किस्मत भी ले गए थे और मेरी झोली में दुख और बदकिस्मती डाल गए थे। अम्मा अब्बा के बाद दुनिया में मेरा चचा चची के अलावा और कोई नहीं था और उन्होंने इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए अपने घर को अलविदा कहा और हमारे बड़े से घर में मुंतकिल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, चचा ने घर और कारोबार भी अपने नाम पर कर लिया था और मेरे अब्बा की मेहनत की कमाई पर अपना हक जताने लगे थे। जिसे मेरी माँ ने कितनी ख्वाहिशों से बनाया था वो चची के कब्जे में जा चुका था और मैं अपने ही घर में एक नो पर्सन बनकर रह गई थी जिसकी ना जरूरत थी, न होने से कोई फर्क पड़ता था। चचा चची अपने बेटे अब्बास और बेटी ईमान के साथ मेरे घर पर काबिज हो गए थे। कुछ वक्त तक चचा चची ने लोगों को दिखाने के लिए मेरे खूब नाज नखरे उठाए, लेकिन फिर मुझे यूं घर में एक कोने में फेंक दिया था जैसे मैं कोई फालतू चीज हूं। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता गया और बेबसी बढ़ती गई थी। मैं भी ईमान की तरह एंजॉय करना चाहती थी जिंदगी को, लेकिन मेरे लिए तो चची ने जिंदगी ही हराम कर दी थी। मेरे मैट्रिक के पेपर्स थे तब भी मुझे कोई रियायत नहीं दी थी चची ने और अपने बेटे अब्बास की सालगिरह की तकरीब का आधे से ज्यादा काम मुझसे करवाया था। उन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था और मैं सोचती थी कि अगर अम्मा अब्बा जिंदा होते तो मैं इस घर की रानी होती, नौकरानी नहीं। मैट्रिक मैंने अच्छे नंबरों से कर लिया तो चची ने कह दिया कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बैठो और घर संभालो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और इससे भी बड़ी बात कि पढ़ाई के बहाने कुछ देर के लिए घर से दूर रहती थी तो सुकून मिलता था। सारा वक्त घर में रहना पड़ जाता तो मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ सकते थे। मैंने मिन्नतें तरले करके किसी न किसी तरह चची को मना ही लिया था और फिर कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। कॉलेज के बहाने घर से दूर रहने का एहसास जितना सुकून देने वाला होता था मैं बता भी नहीं सकती थी। मैंने एफएससी शानदार नंबरों के साथ पास किया तो चची की एक बार फिर यही रट थी कि तुम अब नहीं पढ़ोगी और मुझे ये सोच कर ही होल उठने लगते थे। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी लेकिन फीस ज्यादा थी
और चची ने साफ कह दिया था कि वो लोग मुझे आगे की पढ़ाई के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। मुझे अगर पढ़ना है तो खुद के बलबूते पर पढ़ूं। मैं हैरत से चचा चची को बस देख कर रह गई थी, जो मेरे ही पैसे मुझे देने से इनकार कर रहे थे और अपने बेटे अब्बास को आला तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया था। मेरे बाप के पैसों पर सभी ऐश कर रहे थे सिवाय मेरे, और ऊपर से बेबसी ये कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं तो उन गुजरे माहों साल में ऐसी हो गई थी कि पलटकर जवाब देने या अपने लिए सवाल करने की हिम्मत तक नहीं रखती थी। चची मुझे बेइज्जत कर देती या थप्पड़ भी मार देती, तब भी मैं खामोश आंसू बहाती रहती थी। यहां तक कि ईमान भी मुझे खरी खरी सुना देती थी और मैं सुन भी लेती थी, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया और अपनी किस्मत से मायूस होकर बैठ गई थी। अब 24 घंटे घर में रहकर मुझे चची की चाकरी करनी होगी, 1 मिनट भी सुकून नहीं मिलेगा। और शायद ऐन उसी वक्त खुदा को मुझ पर तरस आ गया था। मुझे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप ऑफर हो गई थी और पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ ना बोलकर भी चची को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वो मेरी मायूसी से यही समझी थी कि अब मैं घर पर ही रहा करूंगी, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और पहले ही दिन मेरे साथ रैगिंग हो गई थी। मेरी मासूम सूरत को देखकर चची, चचा और ईमान समेत सारी दुनिया ने ही समझ लिया था कि मैं बस दुनिया में आई ही इसीलिए हूं कि मुझे रुलाया जाए। मेरे कुछ शरीर सीनियर्स ने मुझे लेक्चर रूम की जगह मेल वॉशरूम में भेज दिया था और वहां मुझे बंद कर दिया था। मैं खौफ से कांपती और शिद्दत से रो उठी थी जब दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई थी। मुझे जैसे अंधेरे में रोशनी नजर आ गई थी। उस लड़की ने मुझे गले से लगाकर चुप करवाने की कोशिश की और फिर मेरा हाथ पकड़े बाहर आई थी, जहां वो 2 लड़के खड़े थे जिन्होंने मुझे गलत गाइड किया था। शामिर, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है ना? बेचारी कितनी डर गई थी। अगर मर जाती तो? वो लड़की गरज कर बोली तो वो दोनों लड़के एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए थे। और फिर वो लड़का, जिसे वो लड़की शामिर कहकर बात कर रही थी, मुस्कुराते हुए बोला, इसे देखकर लगा ये रोएगी तो मजा आएगा। वैसे भी आंखों से लगता है कि रोती धोती रहती है, तो थोड़ा और रो लिया तो कौन सा अजाब आ गया। वो अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। उस लड़की ने जोर का धक्का मारा शामिर को और मेरे हाथ थामे मुझे गर्ल्स कॉमन रूम में ले आई थी। वो ईशा थी, शामिर की क्लास फेलो। उसने शामिर लोगों को मुझे गाइड करते हुए देख लिया था, इसीलिए पीछे आ गई थी और मुझे बचा लिया था, वरना मैं तो खौफ से ही मर जाती। उसने मुझे शामिर से मोहतात रहने का कहा, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और सारी यूनिवर्सिटी की नाक में दम किए रखता था। जूनियर्स को परेशान करना तो उसका पसंदीदा मशगला था। मैं पहले ही दिन घबरा गई थी और मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। शामिर नामी बला को झेलने से बेहतर था कि मैं चची की कड़वी कसेली सुनती और उनके हुक्म बजा लाती। मैंने ईशा को कह दिया कि बस मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी, लेकिन उसने मुझे समझा बुझाकर खासा मोटिवेट किया। उस दिन के बाद ईशा मेरी दोस्त बन गई थी। वो मेरी सीनियर थी, लेकिन जिंदगी में बनने वाली मेरी पहली ऐसी दोस्त भी थी जो मेरे दुख सुख को अपना समझने लगी थी। बचपन में भी थी मेरी 1-2 दोस्तें, लेकिन मेरा बाप मरा तो मकाम भी बदल गया और फिर मुझ जैसी से उनके माँ बाप ने दोस्ती रखने नहीं दी थी, बल्कि सारी दुनिया ही मतलबी थी। जब तक लोगों को मेरे अब्बा से फायदा मिलता रहा था, वो अब्बा के साथ उनकी इकलौती बेटी को भी सर पर बिठाते रहे थे, लेकिन अब्बा के जाते ही सबकी नजरें बदल गई थी। और ऐसे में इतने बरसों बाद किसी का मेरी दोस्त बन जाना मेरे लिए बहुत खूबसूरत एहसास था। ईशा से बात करके, उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और अक्सर ही जब मैं कुछ अच्छा बनाती तो चची से छुपाकर ईशा के लिए टिफिन में अलग से निकाल लेती थी। मेरे हाथ के जायकों की तो वो फैन हो गई थी और वहीं किसी दिन मेरा टिफिन शामिर ने चुरा लिया था। उस दिन अचानक से ईशा ने छुट्टी कर ली तो मुझे लगा कि मैं यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई हूँ और सब मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। ईशा ने बगैर बताए छुट्टी कर ली थी, वरना मैं भी यूं ही ना आती। मैं उस दिन भी ईशा के लिए खीर बनाकर लाई थी। जब मेरा टिफिन शामिर ने उचक लिया, शामिर को देखकर तो मेरी सांसें बंद होने लगती थी और खौफ से मैं कांपने लगती थी। और उसे तो यही पसंद था कि लोग उससे डरें। जायका तो बहुत है तुम्हारे हाथ में, तो कल तुम मेरे लिए चाइनीज बनाकर लाओगी। खीर का टिफिन चट करते उसने हुक्म सादिर किया तो मेरी जान निकल गई थी। चची मुझे किचन में अपनी मर्जी से कुछ बनाने देती, ये तो हो ही नहीं सकता था। मैं क्यों बनाकर लाऊंगी? वह मुश्किल में अटकते हुए बात की थी। चची का सोचकर ही मेरे तो जिस्म से खून सूख जाता था। नहीं बनाकर लाई तो जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वैसे भी 2-3 दिन तक तुम्हारी चमची दोस्त तो आएगी नहीं, तो सोचो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बोलो, बनाकर लाओगी ना? आखिरी जुमला मेरे कान के पास होकर वो इतनी जोर से चिल्लाकर बोला था कि मेरा छोटा सा दिल कांप कर रह गया था।
मैंने अपने बैग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और वहां से भागती चली गई थी। पीछे शामिर का कहकहा गूंजता रहा था। मैं घर आई तो मेरी ईशा से बात हो गई थी। वो शहर से बाहर गई हुई थी और वाकई में 3 दिन से पहले आने वाली नहीं थी। और इन 3 दिनों में यूं नहीं जाना, मतलब शामिर को कहना कि हाँ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। मैंने भी यूनी की छुट्टी कर ली थी और मुझे फारिग देखकर ही चची को तकलीफ होने लगती थी। इसीलिए तो अपने दोस्तों के साथ घर पर किट्टी पार्टी रख ली थी और मैंने सुबह से शाम किचन में शेफ बनकर गुजारते अपनी कमर तोड़ कर रख दी थी। मैं मुंह पर तो चची को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल में खूब कोसती थी और बद्दुआएं देती थी कि जो मेरे साथ करती हैं वो उनके साथ भी हो। अपने बच्चों के लिए तो वो किस कदर मीठी थी। ईमान को तो ऐसे सर पर चढ़ा रखा था जैसे कहीं की प्रिंसेस हो, और अब्बास का फोन आते ही वो जितनी खुश हो जाती थी और चहक कर बोलती थी तो मैं अंदर तक जल कर रह जाती थी। मैं बस इतना ही तो चाहती थी कि वो लोग यही सोचकर मेरे साथ अच्छा रवैया रख लिया करें कि उनके पास जो कुछ भी है मेरे बाप का है। मगर चचा चची में तो जैसे इंसानियत ही खत्म हो गई थी। मुझे तो क्या, उन्होंने तो अब्बा के उन तमाम खातों को भी बंद कर दिया था जिसमें वो गरीबों के माहाना राशन के लिए पैसे देते थे। जितना पैसा बढ़ रहा था चची की हवस भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी पैसे को हासिल करने की। सदका खैरात ना निकालकर वो ये समझते थे कि पैसा बचाकर जमा कर रहे हैं, मगर वो बहुत घाटे का सौदा कर रहे थे। मैं 3 दिन बाद ईशा के साथ यूनी गई तो वो जैसे मेरा ही मुंतज़िर था। मुझे देखते ही उसने हाथ में पकड़ी बोतल का ढक्कन खोला और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे जब ड्रामों और फिल्मों के ऐसे सीन याद आए जिनमें लड़का तेजाब फेंक देता है, मुझे लगा कि वो मुझ पर तेजाब फेंक रहा है, और अगले ही लम्हे उसने फेंकी तो मेरे हलक से फलक शगाफ चीख निकली थी, जिसे सुनकर ईशा तो ईशा शामिर भी हैरत से मुझे देखने लगा था कि मुझसे ऐसी आवाज भी निकल सकती थी। मुझे लगा कि मेरा मासूम और खूबसूरत चेहरा वो शामिर ने जला दिया, मगर वो तेजाब नहीं, स्याही से भरी हुई बोतल थी और मेरे मुंह और कपड़ों पर वो स्याही फैल चुकी थी। इतनी के दाग भी हटने वाले नहीं थे। मेरे दोनों गाल और एक आंख स्याही के पीछे छुप गई थी और मेरे कपड़ों पर भी स्याही फैल चुकी थी। शामिर और उसके दोस्त फरहान के साथ साथ ईशा की भी मुझे देखकर हंसी निकल गई थी। मैं वाकई इतनी मुज़क्काखेज़ लग रही थी और शामिर ने मुझसे खाना ना लाने का बदला ले लिया था। वो उधार ना रखने वाला एक बदतमीज आदमी था जिससे मुझे शदीद नफरत हो गई थी। आए दिन शामिर के किसी न किसी अताब का निशाना मैं बन ही जाया करती थी और ईशा हंसती थी ये सब देखकर और कहती थी, शुक्र करो वो तुम्हारे पीछे किसी बहाने से तो आ रहा है, वरना डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां उसके पीछे फिरती रहती हैं। तुम्हारे पीछे शामिर जैसा इंसान मेरे पीछे किसी और वजह से फिरता तो मैं मनोभर पानी में ही डूब कर मर जाती। शदीद जहर लगता था वो आदमी मुझे, जिसके कितने ही लड़कियों के साथ अफेयर्स थे और वो जगह जगह लड़कियों के साथ अजीब अंदाज में ही पाया जाता था। वो आदतन जितना मर्जी गंदा था, लेकिन डिपार्टमेंट की लड़कियों का इकलौता क्रश था और उसे देखकर मेरे दिल से बस यही दुआ निकलती थी कि शामिर नामी ये क्रश किसी दिन क्रैश हो जाए तो धरती का बोझ कम हो जाए। लेकिन इस जैसे लोग जब तक किसी को मौत के मुंह तक नहीं ले जाते, जब तक किसी की सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देते, तब तक मरते कहाँ हैं। मैं यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी जब ईमान ने भी मेरी वाली यूनिवर्सिटी में ही मेरे वाले डिपार्टमेंट में ही दाखिला ले लिया था। उसकी फीस के लिए चचा चची के पास लाखों थे, लेकिन मेरे लिए फूटी कौड़ी नहीं होती थी। इतना ही नहीं, चचा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की खुशी में अपनी लाडली को गाड़ी भी लेकर दे दी थी, जिसे वो यूं शाहाना अंदाज में यूनिवर्सिटी लेकर आती थी कि सब उसे ही देखते रह जाते थे। शक्ल सूरत में भी ईमान अच्छी थी और कुछ पैसे की चमक थी कि लड़कों की निगाहें उससे हटती नहीं थी, और वो तकब्बुर से सहज सहज कर यूनिवर्सिटी में कदम रखती थी जैसा रैंप वॉक कर रही हो। मेरा तो ईमान को देखकर ही खून खौलता था जब वो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में यूनी आती थी और मैं बसों रक्षों पर ख्वार होती थी। ऊपर से मैडम हर रोज मुझसे कपड़े इस्त्री करवाती थी और मैं हमारी बेबसी के कुछ कह भी नहीं पाती थी। ईमान इतना तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाती थी और कुछ दिनों के बाद मुझे ईशा से पता चला कि क्यों ईमान इतना बन ठन कर यूनी आती है। दूसरी लड़कियों की तरह उसकी नज़र भी शामिर पर थी और शामिर भी इतनी खूबसूरत लड़की बिना मांगे झोली में गिरने पर उसे साथ लिए फिरता था। शामिर किरदार का अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन ईमान को कौन समझाता ये बात। एक बार मैंने यूं ही खुद को ईमान की बड़ी बहन समझकर समझाने की कोशिश कर ली तो उसने धक्के देकर मुझे अपने कमरे से निकाला और अगले दिन मैं शामिर के हत्थे चढ़ गई थी, जिसने सुबह ही सुबह मुझे सड़क से पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा दिया था। सुना है तुम मेरे किरदार पर बातें करती हो, तुम्हें आज मैं अपना किरदार दिखाता हूँ। उसकी नजरें और लहजा ऐसा था कि उफ, मैं कांप कर रह गई थी। मैंने खुद को कोसा
कि क्यों मैंने ईमान को समझाने की गलती की। मेरी तरफ से जहन्नुम में गिरती वो, मैं क्यों खुद को अजाब में डाल रही हूं। लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि मैं खुद को खुद ही शाहमीर नामी अजाब में डाल चुकी थी। खौफ से मेरा चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ रहा था और जिस्म कपकपाने लगा था। ये सोचकर ही मेरी जान जा रही थी कि वो मुझे ले जाकर मेरा क्या हाल करेगा। एक जगह सिग्नल पर जरा देर को उसने गाड़ी रोकी तो यही अच्छा मौका जाना मैंने अपने डर और खौफ पर काबू पाकर खुद को बचाने की कोशिश करने का। और मैंने जिंदगी में पहली बार हिम्मत कर भी ली थी। मैंने शाहमीर के बाजू पर जोर से दांत लगाकर अपना हाथ छुड़वाया और गाड़ी से कूद गई थी। वहां पुलिस भी थी, इसीलिए सिग्नल खुलते ही उसे मजबूरन गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी थी। और मैं जो गाड़ी से कूदकर अपना बाजू और घुटना जख्मी कर बैठी थी, अब लंगड़ा कर चल रही थी। मेरा मोबाइल, बैग, किताबें सब कुछ शाहमीर की गाड़ी में ही रह गया था। मैंने पुलिस वालों से मदद मांगी तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया था। मुझे जख्मी देखकर चची ने एक बार भी पूछना गवारा नहीं किया था कि क्या हुआ है, बल्कि अभी मैंने ठीक से अपनी पट्टी भी नहीं की थी कि उनका हुक्म सादर हो गया था। उनके कुछ मेहमान आ रहे थे जिनके लिए मुझे दिन का खाना बनाना था। ये तो मैं समझ ही गई थी कि मुझे वापस घर आता देखकर ही चची ने अपने दोस्तों को बुलाया होगा ताकि मैं जख्मी हालत में भी एक पल के लिए सुकून से न रह सकूं। मेरी जहनी और जिस्मानी हालत मुंतशिर हुई पड़ी थी और चची को खानों की पड़ी थी। उस वक्त मेरा दिल कंबल में मुंह छुपाकर अपनी बेबसी पर बहुत सारा रो लेने को चाहा था, लेकिन ये बेबसी भी कितनी गंदी चीज है। इंसान से वो भी करवाती है जो उसका दिल नहीं चाहता। मैंने जब्त से अपने आंसू पी लिए और किचन में आ गई। मेरे बाजू और टांग में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर फिर भी मुझे हर सूरत खाना बनाना ही था। चची किचन में आई तो मुझे आराम आराम से सब्जी काटते देखकर काटदार लहजे में बोली, हाथ टूटकर धड़ से अलग हो गया है क्या जो यूं आराम आराम से काट रही हो? चची में गिर गई थी, मेरे बाजू पर चोट लगी है। मैंने खुद से ही बताया कि शायद उन्हें थोड़ा सा रहम आ जाए, लेकिन रहम नाम का लफ्ज चची की डिक्शनरी में था ही नहीं। तो कारनामे ठीक कर अपने, फिर नहीं टूटेंगे तेरे हाथ पैर। बताया मुझे ईमान ने कि यूनिवर्सिटी में लड़कों को लट्टू किया हुआ है तुमने। मुझे पहले ही पता था, आवारा हो तुम, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, तभी तो भाग कर आई थी तुम्हारे बाप के पास। मुझे लगा कि मेरा वजूद कई टुकड़ों में कट कर रह गया हो। चची मेरे मरहूम माँ बाप के लिए भी कितनी नफरत और हिकारत से बोलती थी, और ईमान ने भी मेरे बारे में क्या क्या बताया था। उसने मुझे ही सवालिया निशान बना दिया था ताकि मैं कभी उसके किरदार पर बात भी करूं तो कोई उस पर शक न करे। मैं कभी उसके और शाहमीर के अफेयर का किसी को बता भी दूं तो तब भी चची मेरी नहीं बल्कि उसकी बात का यकीन करे। ईमान ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। चची तो चली गई, लेकिन मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। कैसी औरत थी चची, जिन्हें मरे हुए लोगों का जिक्र भी अच्छे अल्फाज में करना नहीं आता था। चची के मेहमान आ गए तो मैंने चची की हिदायत के मुताबिक उन्हें पहले चाय पेश की। मैं चाय प्यालियों में डाल रही थी, लेकिन मेरे जिस बाजू पर चोट लगी थी वो कांप रहा था, इसीलिए मैं चाय नहीं डाल पा रही थी। जब सोफे पर बैठी चची ने आगे होकर मुझे एक जोर का थप्पड़ सबके सामने दे मारा था, और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि अपनी जबान से जहर भी निकाला था। आवारा बदचलन लड़की, जल्दी काम कर। सब लोगों के दरमियान अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी और हलक में आंसुओं का गोला फंस कर रह गया था। कितनी आसानी से उन्होंने सबकी नजरों में मुझे बदनाम और बदकिरदार बना दिया था। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते उनके साथ तो फिर ऐसा ही सुलूक होता है ना। मैं अपने आंसू पीती वहां से उठी और किचन में आकर फूट फूट कर रोई थी। जाने क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, और ऐसी कोई उम्मीद का चिराग नजर नहीं आ रहा था जो मेरे लिए जलकर रोशनी करता। मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ खड़ा रहता। मैं वाकई बहुत अकेली थी इस भरी दुनिया में। मुझे खुदा से बहुत शिकवे रहे, जैसे कि मेरे माँ बाप को क्यों मारा। तो एक शिकवा यह भी था कि कोई मुझे संभालने के लिए खड़ा रहने वाला क्यों नहीं आता। खुदा ने मेरे शिकवों का जवाब भी दिया था, और ऐसा दिया था कि मैं देखती रह गई थी। खुदा दुआएं ऐसी भी सुन लेता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था और ईशा से भी मेरी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास अब फोन नहीं था। जिंदगी के शदीद बुरे दिन चल रहे थे जब सुना कि चचा चची का बेटा अब्बास वापस पाकिस्तान आ रहा है। अब्बास के लिए भी मेरे दिल में वही एहसासात थे जो चचा चची और ईमान के लिए थे। मैं चचा की सारी फैमिली को पसंद नहीं करती थी क्योंकि सबके सभी मुझे पसंद नहीं करते थे, मगर अब्बास के मुतालिक मुझे याद नहीं ऐसी कोई बात कि जब उसने मुझे तंग किया हो या ईमान और चची की तरह मुझे रुलाया हो। वो अपने काम से काम रखने वाला एक संजीदा और खामोश तबा लड़का था शुरू से ही। वो घर आया तो मैं उसके इस्तकबाल के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली थी।
क्योंकि मुझे उसके आने की खुशी थी ही नहीं। अपने बाप की तरह मेरे बाप के कारोबार पर वो कब्जा जमाने ही आ रहा था, इसीलिए मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं हुई, ना ही वाबस्तगी थी। उसके आने पर बड़ी सी तकरीब रखी गई थी, जिसमें नौकरों के साथ मुझे भी चची ने नौकर ही बना दिया था। मगर मैं अब्बास के आने से पहले पहले अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई थी। बाहर हर तरफ चरागा था, हर तकरीब का समा था, और अंदर मेरा दिल चल रहा था कि ये सब कुछ मेरा था। फिर भी मेरे पास कुछ नहीं था, और बाकी सब लोग मेरी दौलत पर अय्याशी कर रहे थे। सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई थी। आधी रात को मेरी आंख भूख की वजह से खुली, तो मैं दबे पांव किचन की तरफ गई ताकि कुछ खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। मैं किचन में गई और फ्रिज से सालन निकालकर जैसे ही पलटी तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी, जिसे उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर रोक दिया था। मेरा तो सारा खून ही जैसे जिस्म से नुचड़ गया था और आंखों में खौफ से मटाया था। इससे पहले कि खौफ से ही मेरी जान चली जाती, उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया। क्या हो गया यार, आज भी उतनी ही डरपोक हो। अगर मैं तुम्हारे मुंह पर हाथ ना रखता तो तुमने पूरे पाकिस्तान को चिल्ला चिल्ला कर जगा देना था। वो अब्बास ही था। मैं उसे पहचान चुकी थी और वो यूं फ्रैंक होकर मुझसे बात कर रहा था जैसे बहुत कोई पुराना दोस्त हो मेरा। मैंने एक नापसंदीदा नजर उस पर डाली और जल्दी से खाना प्लेट में डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं महसूस कर सकती थी कि अब्बास की आंखों ने मुझे कमरे में गुम हो जाने तक देखा था। अगले दिन मैं सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी जब वो फिर से आ धमका। खुदा जाने क्या चीज था वो, जो सोता ही नहीं था। रात भी बदरूह बना फिर रहा था और सुबह भी जल्दी उठकर मेरे सर पर आ खड़ा हुआ था। मुझे अफसोस है, तुमने अपने लिए आज तक बोलना नहीं सीखा। तुम सिर्फ जिस्मानी गुलाम नहीं हो, जहनी गुलाम भी बन चुकी हो, और जहनी गुलाम कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। अब्बास की बातें मेरे सर से गुजर रही थी और उसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन बात वही थी कि मैं कह नहीं सकती थी। अगर उसे जाने का कह देती या कुछ भी कह देती तो चची से मेरी खैर नहीं थी। फिर मैं खामोशी से नाश्ता बनाकर उसे नजरअंदाज करते अपने कमरे में आ गई, जहां ईमान अपने आज के पहनने के कपड़े रखकर चली गई थी और मुझे इस्त्री करने थे। मेरा दिल चाहा कि आज ईमान के कपड़े जला दूं, मगर उफ बेबसी मेरी हथेलियों में किसी कांटे की तरह चुभी थी। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी जब वो फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ और दीवार से टेक लगाकर मुझे बगौर देखने लगा। तुम बोलना कब सीखोगी रानिया? उसकी निगाहों में कुछ तो ऐसा था कि मैं लम्हे भर को मुंजमद से रह गई। मैं भूल गई थी कि मैंने इस्त्री कपड़ों के ऊपर रखी हुई है। मैंने सर उठाकर अब्बास को देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो तो अपना दिल आंखों में लिए घूमता था और मुझे यूं देख रहा था जैसे किसी बहुत अपने को देख रहा हो। एक धुआं सा उठा और मैं एकदम चौंक कर सीधी हुई थी, क्योंकि ईमान की शर्ट सचमुच चल चुकी थी और जो सब हंगामा होने वाला था उसका सोचकर ही मैं कांप कर रह गई। मैंने शिकायती नजरों से अब्बास की तरफ देखा, जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसी वक्त ईमान आई और मुझसे कपड़े मांगे, मगर मेरी उतरी हुई शक्ल और जले कपड़े देखकर उसका पारा हाई हो चुका था। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तो मैंने एकदम आंखें बंद कर ली, लेकिन ये क्या, थप्पड़ मेरे मुंह पर तो पड़ा ही नहीं था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई थी, क्योंकि ऐसा मुआवजा मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था जब ईमान ने मुझे थप्पड़ मारना चाहा और मार नहीं सकी थी। पहली बार मुझे मारने वाले का हाथ किसी ने पकड़ लिया था और मैं तो सब भूलकर बस हैरत से अब्बास को देख रही थी। अगले पल पूरे घर में एक हंगामा खड़ा हुआ था जो ईमान ने खड़ा किया था। मामा, इसने मेरे कपड़े जला दिए और भाई ने मुझे इसे मारने नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, ईमान के तो मगरमच्छ के आंसू बह बहकर खत्म ही नहीं होते थे। ये क्या हो गया है अब्बास? उसने गलती की थी तो गलती की सजा मिल रही थी उसे। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो बेटा? चची ने मेरा नाम नफरत से लिया था और अब्बास को किस कदर प्यार से पुकारा था। अपनी माओं के सिवा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या हो गया है माँ आपको? गलती इंसानों से ही होती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम तशद्दुद पर उतर आए। आइंदा मैं किसी को रानिया को मारता हुआ न देखूं। मेरी आंखें डबडबाने लगी थी और अब्बास को मैं देखती ही रह गई थी। जो आकर मुझे जालिम मलिका की कैद से आजाद कर देता वो अब्बास था। अब्बास के लिए मेरे दिल में नर्म गोशा पैदा हो चुका था। उस दिन मैं घर से बगैर थप्पड़ खाए निकली थी और ये मेरे लिए बहुत सुकून वाली चीज थी। मैं सड़क पर खड़ी थी जब ईमान ने मेरे पास से गाड़ी यूं जन से गुजारी जैसे उसके तले मुझे कुचल ही डालेगी। अगर मैं बर वक्त ना हटती तो वह ऐसा कर भी गुजरती। हर गुजरते दिन के साथ साथ उन माँ बेटी से मुझे खौफ आने लगा था, जो मुझे काट छांट कर कहीं फेंक भी देती तो उनका कुछ न बिगड़ता। मैं सड़क पर ही खड़ी अपनी सोचों में गलता थी कि हॉर्न की आवाज पर बिदक कर ख्यालात की दुनिया से बाहर आई थी। वहां अब्बास अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था और हॉर्न देकर मुझे बुला रहा था।
उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था। उसके बुलाने पर तो मैं जहन्नुम में भी चली जाती। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई थी और सारा रास्ता खामोशी में ही कटा था। मुझे लगा कि वो कोई बात करेगा, मगर वो कुछ नहीं बोला था। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर वो वापस चला गया और ईशा सारा दिन अब्बास का नाम लेकर मुझे छेड़ती रही थी और मेरे चेहरे पर जो लाली अब्बास के नाम पर उतर आई थी उससे मैं खुद भी वाकिफ हो चुकी थी। तो गोया बात इतनी सी थी कि मुझे अब्बास अच्छा लगने लग गया था। वो पहला मर्द था मेरी जिंदगी का जो मेरे लिए लड़ सकता था। यूनिवर्सिटी के बाद मैं घर पहुंची तो चाची ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। अलबत्ता कहा कुछ भी नहीं था। मुझे जितना अच्छा महसूस हो रहा था उतना ही मेरे दिल में अब्बास उतरता जा रहा था। उस रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चली आई और खड़ी आसमान को देखती अपने माँ बाप को याद कर रही थी। जब कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं उछल गई थी और मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख ही निकली थी जो उसने अपना मजबूत हाथ रखकर दबा ली थी। क्या है यार, इतना चीखती चिल्लाती क्यों हो तुम? वो मेरे सामने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मैंने बहुत धीमे लहजे में सर झुकाए कहा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब अगर पता होता कि मैं हूं तो ना चिल्लाती तुम। वो जिन गहरी नजरों से मुझे देख रहा था मैं शर्म से लाल हो गई थी। मेरे चेहरे की लाली देखता जाने वो क्या क्या खोजता रहा था और अगले ही पल मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और किसी जादू की तरह उसके हाथ में गुलाब भी आ गया था। अपने सामने अब्बास को झुके देखकर मैं खुद को अप्सरा समझने लगी थी और जब उसने मुझे फूल पेश किया तो मैं खुशी से पागल होने वाली थी। मुझे नहीं पता अचानक कैसे, लेकिन कुछ हुआ है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो और अब लगता नहीं है कि तुम्हारे बगैर गुजारा हो सकता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है रानिया। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? मैं तो उसके खूबसूरत लहजे और हाथ में पकड़े गुलाब में ही खोकर रह गई थी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा भी प्रिंस चार्मिंग होगा, कोई मुझे भी यूं चाहेगा कि घुटनों पर बैठ जाएगा मेरे लिए। मेरे दिल में फुहार फूट रही थी और आंखें मुस्कुरा रही थी। वो जानता था मेरा जवाब क्या है, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहता था। और जब मैंने इस बात में सर हिलाते उसके हाथ से फूल लिया तो उसकी आंखें चमक उठी थी और मुझे जोर से अपने गले लगा लिया था। मैं बस हैरत का बुत बने खड़ी रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि यूं बेबाक होकर अब्बास ने मुझे छुआ था, मगर शायद वो बहुत खुश था और खुशी में ऐसा हो जाता है। उस रात अब्बास ने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और मैंने सब पर यकीन कर लिया था। बस बदले में उसे सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती छुए मत, और वो भी मान गया था। वो एक समझदार इंसान था जो दूसरों को स्पेस देना जानता था और यही बात तो उसकी मेरे दिल में घर कर गई थी। अगला दिन मेरी नज़र में मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था क्योंकि वो मेरी और अब्बास की मोहब्बत का पहला दिन था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इतना बदसूरत बन जाएगा कि उस दिन की बदसूरती मेरी सारी खुशियां और जिंदगी को निकल जाएगी। उस दिन मामूल के मुताबिक मैं यूनिवर्सिटी गई थी और मुझे छोड़ने के लिए अब्बास ही अपनी गाड़ी लाया था। गाड़ी पार्क करता वो मेरे साथ ही उतर गया था। वो मेरा डिपार्टमेंट देखना चाहता था। हम दोनों मुस्कुराकर बातें करते हुए साथ साथ डिपार्टमेंट में दाखिल हुए थे कि एक तूफान आया और मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। डिपार्टमेंट के अंदर की सूरत हाल देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी और सर पर आसमान नाम की कोई चीज नहीं रही थी। मैं जैसे तपते सूरज की आग में झुलसने लगी थी और जिंदगी मेरे अंदर पल पल मरने लगी थी क्योंकि जिंदगी मुझ पर तंग हो चुकी थी। डिपार्टमेंट में हर जगह मेरे पोस्टर्स और तस्वीरें लगी हुई थी और वो तस्वीरें इतनी बेहुदा थी कि मैं खुद भी उन्हें देख नहीं पा रही थी। मेरी तस्वीरों को उड़ियां करके सारे जमाने में मुझे बदनाम किया जा चुका था। सब मुझ पर थू थू कर रहे थे और जब मैंने अब्बास को देखा तो उसकी आंखों में बेयकीनी सी थी जिसे पढ़कर मैं ठहर गई थी। वो पलटा और तेजी से वहां से निकलता चला गया था। वो मेरा प्रिंस चार्मिंग था तो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर क्यों चला गया था? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और सख्त खरी खरी सुनाकर मुझे उसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था। मेरी पूरी जिंदगी उन तस्वीरों ने तबाह करके रख दी थी। मैं घर पहुंची तो मेरे पहुंचने से पहले खबर पहुंच चुकी थी। चचा चची गुस्से से मुझे ही देख रहे थे और ईमान टांग पर टांग रखे दिलचस्पी से मुझे जलील होता देख रही थी, जबकि अब्बास एक तरफ यूं खड़ा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। नाक कटवा कर रख दी तुमने मेरी पूरे शहर में, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा बदचलन। ये चचा थे जिनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे जान से ही मार डालते। अब क्या ये सारी जिंदगी हमारे सरों पर बैठी रहेगी? ये बदचलन आवारा लड़की, इस जैसी से कोई शादी नहीं करता। मैं तो इसे सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे मारकर किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। चाची की बात पर तो मैं कांप कर रह गई और मैंने अब्बास की तरफ देखा
जो मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे उसे मनाना था। वो मेरा प्रिंस चार्मिंग था, वही मुझे सूरत हाल से बचा सकता था। चची, अब्बास शादी करेंगे ना मुझसे? बोले ना अब्बास, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी भी करेंगे। मैंने बेसाख्ता अब्बास के दोनों हाथ थाम लिए, मगर उसने मुझे यूं झटका कि मैं लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी थी। कौन सी मोहब्बत बीबी, कैसी मोहब्बत? और मैं क्यों करने लगा तुम जैसी बदचलन और आवारा लड़की से शादी, जो पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी काबिल एतराज तस्वीरें बांटती फिरती है? मुझे माफ रखो लड़की, तुम जैसों से बहुत पाला पड़ा है मेरा। मैं फटी फटी आंखों से अब्बास को देख रही थी। क्या ये सच में वही अब्बास था जिसने कल रात मुझसे मोहब्बत का दावा किया था? नहीं, ये वो अब्बास तो हो ही नहीं सकता था। और ऐसे वक्त में जब लड़की बदनाम हो, कौन ही उससे शादी करना चाहेगा? मुझे अब्बास गलत नहीं लगा था, वो ठीक ही कर रहा था जो उस सूरत हाल में कोई भी करता। मैं उठी और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मैं बैठी रो रही थी कि फोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। ये फोन ईशा का पुराना फोन था जो उसने इस्तेमाल के लिए मुझे दिया था, क्योंकि मेरा फोन तो शाहमीर की गाड़ी में ही रह गया था और वो वापस करने वाला था नहीं। मैंने फोन उठाकर देखा तो सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी और आंखें पत्थर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी चंद और तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ मैं नहीं थी बल्कि मेरे साथ कोई लड़का भी था। वो तस्वीरें इतनी महारत से एडिट की गई थी कि कोई भी कह सकता था कि ये मैं हूं, लेकिन ये मैं नहीं थी। और मैं जानती थी कि ये घटिया हरकत किसकी है। ये घटिया हरकत शाहमीर की थी। उसने मेरे फोन का गलत इस्तेमाल किया था और मेरी तस्वीर फोन से लेकर गलत तरीके से एडिट करके मुझे भरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया था। बाहर से मुझे चचा और चची की आवाजें आ रही थी जो मुझे गालियां देते जा रहे थे और मैं सहमी से बैठी अपने कमरे में रो रही थी। रात तकरीबन 1-2 बजे का वक्त था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर अब्बास था जो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहता था और मुझे लगा कि शायद वो मेरी तरफ की कहानी भी सुनना चाहता है। वो मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, इसीलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे खामोश रहने का कहा, दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं इतनी कोई पागल थी कि उसकी कुंडी लगाने को भी समझ नहीं सकी थी। सारी दुनिया के साथ एंजॉय करती फिर रही हो और मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें शादी होने तक छूऊं ना। अब्बास की नजरों में कुछ बहुत अजीब था जिसने मुझे डरा कर रख दिया था। सबके साथ एंजॉय कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? घर की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं फटी फटी आंखों से अब्बास को देखती रही। वो तो मेरा प्रिंस चार्मिंग था, वो शैतान कैसे बन गया था? उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा और मेरी गर्दन पर झुकने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं खुद को उससे छुड़वाने में हलकान हो रही थी। वो मर्द था, ताकत में मुझसे ज्यादा था और मुझ पर हावी हो रहा था। उसने अपने दांत मेरी गर्दन पर गाड़े तो मुझे सारी दुनिया से एकदम नफरत सी हो गई थी। मैंने जिससे मोहब्बत की थी वही जानवर निकल आया था, लेकिन मुझे खुद को उस जानवर के हाथों में तबाह नहीं होने देना था। मुझे खुद को बचाने की कोशिश करनी थी। उसने मुझे बेड पर फेंका और मेरे ऊपर झुक गया। मैंने साइड टेबल पर पड़ी अलार्म क्लॉक को देखा और अगले ही लम्हे खींच कर उसके सर पर मारी तो वो तकलीफ से दोहरा होता मेरे ऊपर से हटा था। और यही मौका था। मैं उठी और दरवाजे की कुंडी खोलकर वहां से भाग निकली थी। मैं उस घर में महफूज नहीं थी। मैं अब्बास की शिकायत लेकर किसी के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि कोई मेरी बात ना सुनता। इसीलिए उस घर से भाग जाने में ही मुझे अपनी आफियत लगी थी। मेरा रुख मेन गेट की तरफ था, जिसे अबूर करती मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। मेरे दिल में यहां रहने वालों के लिए सिर्फ नफरत थी और मैं कभी वापस नहीं आना चाहती थी। मैं भागती चली जा रही थी नामालूम मंजिल की तरफ, जब मैं एक गाड़ी से टकराई और होशो खुद की दुनिया से बेगाना होती चली गई थी। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैं एक लेडी की गाड़ी से टकरा गई थी जो मुझे अस्पताल ले आई। उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मेरी ख्वाहिश पर मेरे ठीक होते ही वो मुझे यतीम खाने छोड़ गई थी। मैं यतीम खाने में ही रहने लगी थी और उसी को अपना घर मान लिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, सो वहां पर दूसरों को भी पढ़ाने लगी थी। बदले में तहफ़्फ़ुज़ भरी छत और 2 वक्त का खाना मुझे मिल जाता था। मेरे लिए यही बहुत था। मेरी जिंदगी यतीम खाने में ही गुजरने लगी थी और फिर बीतती ही चली गई। वक्त पर लगाकर गुजरता गया और यतीम खाने में मुझे रहते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैंने सब छोड़कर खुदा से नजदीकी इख्तियार कर ली थी और दीन को सीखकर उस पर अमल करने लगी थी। मैंने शरई पर्दा भी शुरू कर दिया था और खुदा के हुक्म से उन सबको माफ भी कर दिया था जो मुझे तबाह करने का बायस बने थे। मैंने अपने रब से माफ करना सीख लिया था। बहुत बदलाव आ चुके थे इन 3 सालों में मेरी जिंदगी में
और 3 साल बाद एक दिन अचानक मैंने उसे देखा तो खुद को पत्थर होती महसूस किया था। वो अब्बास था जो यतीम खाने में खाना बांटने आया था। वो भी बहुत बदला बदला सा लग रहा था और अपने हाथों से सबको खाने के डब्बे दे रहा था और साथ साथ सबसे इल्तिजा कर रहा था कि दुआ करो मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए। जब मेरी बारी आई तो मुझे खाना देते हुए उसकी नज़र मुझ पर उठी और नकाब से नजर आती मेरी आंखें देखकर वो मुझे पहचान गया था और यकटुक मुझे देखने लगा था। मैंने खाना वहीं छोड़ा और वहां से अंदर आ गई थी। मैंने सबको माफ कर दिया था क्योंकि खुदा माफ करने वालों को दोस्त रखता है, लेकिन मेरे दिल से खफगी खत्म नहीं हो रही थी। बहुत रुलाया था मेरे अपनों ने मुझे। मैं यूं ही बैठी थी कि पता नहीं किसकी इजाजत से वो अंदर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया था और सर मेरे पैरों पर रख दिया था और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रानिया, तुम जैसे चाहो मुझे सजा दो, लेकिन मेरा खुदा गवाह है तुमसे बहुत मोहब्बत की थी मैंने। वो एक लम्हा जब इंसान शैतान बन जाता है, मैं भी अपने नफ्स पर काबू न रख सका और शैतान बन गया, जिसका एहसास मुझे आज तक अंदर से खा रहा है। मैं अंदर से खोखला हो चुका हूं और तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे तो इश्क हो गया था। मैं पल पल तुम्हारे लिए तड़पा हूं, मैं तुम्हें ढूंढता रहा था, मैं तुम्हारे लिए जहां गश्त हो गया रानिया। वो बेतहाशा रो रहा था और उसके आंसू देखकर मेरे दिल से खफगी भी जाती रही थी। मेरे रब ने उसके दिल में पछतावा डालकर जो सजा उसे 3 सालों में दी थी वो काफी थी उसके लिए। किसी इंसान के अंदर पछतावी घर कर ले और जमीर रोज अदालत लगा ले तो ये बहुत बड़ी सजा होती है। तुम तो वाकई अल्लाह की पसंदीदा निकली यार। तुम्हारा सब्र हम सबको खा गया। वो लड़का शाहमीर जिसने तुम्हारी तस्वीर वायरल की, उसने मेरी बहन ईमान की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। उसने ईमान को बुरी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जब एक दिन हमें पता चला कि ईमान मां बनने वाली है तो सबके सरों पर बिजलियां गिरी थी। बेइज्जती के डर से अम्मा ने ईमान को जहर दे दिया और अब्बा इस गम में हार्ट अटैक से चल बसे। अपनी ही बेटी को जहर देने के बाद अम्मा भी कहां होश में रह सकती थी। उनका जहनी तवाजुन बिगड़ गया और अब वो असाइलम में होती है और शाहमीर का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि वो बिस्तर का होकर रह गया है। ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, बस देखता रहता है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी हम सब पर कयामत बनकर उतरी और हमारे मजालिम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने तुम्हारे साथ गलत किया और उसकी सजा पाई। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अब तुम मिल गई हो तो कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे अब्बा का घर और कारोबार तुम्हें वापस करना चाहता हूं क्योंकि वो सब तुम्हारा है। बस तुम मुझे माफ कर दो और मुझे बर्बाद होने से बचा लो। मेरा हाथ थाम लो रानिया। मेरे कान साए साए कर रहे थे और मेरी नजरें बेसाख्ता आसमान की तरफ उठी थी। मैंने सबको माफ करके अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया था और खुदा ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनका अंजाम दिखा दिया था, उनको मकाफात अमल दिखा दिया था। मैंने अब्बास को वहां से जाने का कह दिया था क्योंकि मेरा दिल उस पर फिर से एतबार करने को नहीं मान रहा था। मैं उसे माफ करके भी जैसे नहीं कर सकी थी, लेकिन मुझे दीन सिखाने वाली बाजी ने समझाया कि जिसे गलती का एहसास हो जाए उससे बढ़कर मुखलिस कोई नहीं हो सकता है और माफ करके आगे बढ़ जाने में ही भलाई और बेहतरी होती है। मैंने भी अब्बास को माफ कर दिया था और मेरा निकाह यतीम खाने में ही हुआ और फिर मैं अब्बास के साथ रुखसत हो गई थी। वाकई सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब्बास मुझसे मोहब्बत करता था और उसके साथ जिंदगी गुजारने का मेरा फैसला बिलाशुबा एक बेहतरीन फैसला था। मेरे पर्दे को भी उसने कबूल किया था और मुझे अपनी बीवी की हैसियत से वो इज्जत दी थी जो मेरा हक था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।